नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खीरी, और इसी लखीमपुर खीरी की ये सच्ची घटना है, जिसको सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतना घिनौना काम करते हुए सोचते भी एक बार नहीं हैं। मैंने एक पहले भी कहानी सुनाई है, तो शायद आप लोग अगर जो कहानी को सुनेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा कि ये कहानी सेम है, लेकिन ये कहानी सेम नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर ये जो मामला है वो है कहाँ का, और वाकई ये जो मांजर है, आखिर ये जो सच्ची घटना है वो बनी कैसे। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि एक आदमी काम करता है तो फिर उसके द्वारा किया गया जो कांड होता है फिर वही बाद में एक घटना का रूप लेता है, फिर आगे चल करके एक कहानी का रूप ले लेता है। तो ऐसा ही कुछ आज का होने वाला है, और जो एक व्यक्ति है जिसका नाम केशव होता है, इसी केशव की ये सच्ची घटना है। तो चलिए ये पूरा माजरा जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये चैनल बहुत दिनों से लग रहा है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे धक्का गाड़ी हो गया है, एक दो करके ऐसे करके इस पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, यानी कि ऐसे करके लोग जुड़ रहे हैं इसमें, लोग कहानियां देख करके चले जाते हैं। तो आपसे विनती है, गुजारिश है कि ये छोटा भाई समझ करके, बेटा समझ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। इस परिवार में अब तक 34,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, बस इंतजार है तो बस आपके जुड़ने का। तो यहाँ पर दिख रहे सब लाल कलर के लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने। साथ ही साथ अगर आपको कहानी पसंद आए तो यहाँ दिख रहा जो अंगूठे का निशान है लाइक करने का, उसको लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात कर रहा हूं मैं इसी साल यानी कि 2024 के फरवरी महीने की। फरवरी का महीना होता है और जो जगह होती है वो है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी का एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है फुलबेहड़ थाना, और एक गांव है जिस गांव का नाम है जखनिया गांव। इसी जखनिया गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम केशव होता है। दरअसल केशव एक बेहद गरीब परिवार का लड़का होता है। इसके जो पिता होते हैं वो किसान होते हैं और अपना मजदूरी कर करके लोगों के घरों में काम करते हैं, यानी कि काम करने का मतलब ये होता है कि वो घर के जो जुड़ाई वाला काम होता है, जुड़ाई करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। केशव जो होता है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का में अव्वल होता है, बेहद अच्छा होता है, पढ़ने में तेज तर्राक होता है। पिता कैसे भी करके मजदूरी करते हैं और बस बेटे को पढ़ाई न रुकने पाए इस वजह से दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और ये जो सिलसिला है वो अब चल रहा होता है, शुरू होता है। जो केशव है वो पढ़ने में बेहद अच्छा होता है, और उसी छोटे से जखनिया गांव से उसी में जो माध्यमिक स्कूल होता है उसमें जाता है, और फिर उससे जूनियर में जाता है, और जूनियर में जाते हुए वो हाई स्कूल, इंटर, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के साथ-साथ उसके पास इतने पैसे अब नहीं होते हैं कि वो तैयारी कर सके, लेकिन उसने बेहद मेहनत अच्छी की और एक एग्ज़ाम क्लियर किया, और एग्ज़ाम क्लियर करने के दौरान वो बनता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दरअसल जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो फिर वो लड़का एक अच्छी खासी जॉब उसको मिल जाती है और वो मुंबई चला जाता है। मुंबई में जा कर के वहीं पर उसकी जॉब लगती है, तो फिर वहीं पर रह कर के वो जॉब करने लगता है। कुछ समय बीतता है तो जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो सही होती नजर आती है। माफी चाहते हैं। परिवार की जब आर्थिक स्थिति जब सही होती है तो धीरे धीरे जो केशव है वो अपना घर पर बनवाता है। पहले तो घर बन करके तैयार होता है। घर में माँ होती है, पिताजी होते हैं, एक बहन होती है। वक्त के साथ साथ जो केशव होता है अपनी बहन की भी शादी कर देता है। बहन की शादी जो होती है एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है बेनीपुर गाँव है। बेनीपुर गाँव में अपनी बहन की शादी करता है, बेहद धूमधाम से करता है, और जो बहन है उसकी वो अच्छे घर में जाती है और उसकी जो ज़िंदगी है वो तो अब सुखमय हो जाती है। लेकिन
अब इधर जो दुःख के दिन शुरू होने वाले थे, अब उस लड़के की माँ के होने वाले थे, यानी जो लड़की की माँ होती है जिसका नाम सरिता देवी होता है। सरिता देवी अब की जो बेटी है अब वो अपने ससुराल चली जाती है, तो इधर जो सरिता देवी है वो अकेली हो जाती हैं। दिन भर इधर-उधर काम करती हैं, घर का काम करती हैं, क्योंकि पहले तो वो लोगों के घरों में झाड़ू-पोछा भी करती थी, मज़दूरी का भी काम करती थी। अब उससे उनको राहत मिल चुकी थी, छुट्टी मिल चुकी थी एक तरह से कह लीजिए। अब क्योंकि उनका जो बेटा होता है वो कमा रहा होता है और अच्छी खासी उसको प्लेसमेंट मिली रहती है, यानी वो अच्छी खासी उसको पैकेज मिला रहता है। अब उसी से उन लोगों का गुज़र-बसर अच्छे ढंग से होने लगता है, इधर गाँव में घर भी अच्छा बन जाता है। और जो केशव है, केशव के जो पिताजी होते हैं जिनका नाम श्री किशुन होता है, श्री किशुन अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। इनके घर रिश्ते की लाइन लगी रहती है और उसी में से एक अच्छा खासा परिवार मिल जाता है, जिस परिवार में जो लड़की होती है, जिस लड़की का जो नाम है वो सुधा होता है। सुधा से और इधर ये जो केशव है, सुधा और केशव का जो ये गन्ना-बन्ना होता है, सारा कुछ मैच कर जाता है। दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, तो देखते ही एक ही नज़र में वो पसंद कर लेते हैं। और जैसे ये एक-दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार वाले बात आगे बढ़ाने लगते हैं और इन लोगों की एक डेट तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, जिससे इन दोनों को एक शादी के बंधन में बाँधा जा सके। यानी कि इन दोनों की जो शादी तय की जाती है, साल 2023 के अप्रैल महीने में तय की जाती है। 24 अप्रैल की डेट होती है और उसी डेट में इन दोनों की शादी होती है। दरअसल जो सुधा होती है, एक बगल का ही गाँव होता है जिसका नाम दुल्लहपुर होता है। दुल्लापुर गाँव का एक निवासी होते हैं जिनका नाम धर्मेंद्र होता है, धर्मेंद्र कुमार जी। और उन्हीं की ये बेटी होती है सुधा, उससे इनका बेटी का दाम्पत्य जीवन शुरू होने वाला होता है। दरअसल जो केशव होता है, केशव की ज़िंदगी में जब सुधा आती है तो मानो जैसे खुशियों की बहार आ जाती है। कुछ समय बीतता है और बीतने के दौरान जो केशव होता है, केशव को अब अपने जॉब के लिए अब यानी कि उसको मुंबई जाना पड़ता है अपनी कंपनी में। कुछ समय वक़्त बिताता है, वक़्त बिताने के बाद वो अपनी जॉब पे चला जाता है। जैसे ही अपनी जॉब पे चला जाता है, क्योंकि पत्नी को तो लेकर के जा नहीं सकता था। घर में जो माँ थी वो बूढ़ी हो चली थी, घर में कोई ना कोई तो चाहिए होगा जो 2 वक़्त की रोटी बना कर के दे सके। अब जो केशव है, अब वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जॉब करता है, जो पैसे मिलते हैं उसको अपने घर पे भेजता है और वहीं पर वो अपना घर-खर्च चलाने लगता है। वक़्त गुज़र रहा था और वक़्त के साथ-साथ जो लड़का होता है, एक दिन जब घर आता है तो फिर वो जाने लगता है अपनी ड्यूटी पे, तो उसकी जो पत्नी होती है यानी कि सुधा होती है, वो कहती है कि आखिर कब तक मैं अकेली यहाँ पर बनाने-खाने के लिए रहूँगी, और एक काम क्यों नहीं करते आप वहाँ पर एक अपना सेपरेट रूम लेते, जहाँ पर हम और आप दोनों लोग रह सकते हैं। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर तुम अब मेरे साथ अगर चली आओगी तो फिर जो मेरे माँ है, मेरे पिताजी हैं, यानी कि जो श्री कुसुम है और जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएँगे, बनाएँगे लोग? तो वो कहते हैं जो ये होती है, सुधा होती है, सुधा कहती है कि आखिर तुमने मुझे शादी करके क्यों लाया, ताकि वो मैं तुम्हारी नौकरानी बन के यहाँ पर रह सकूँ। तमाम तरह की जो तंज कसती है सुधा, तो जो केशव है वो मान जाता है और ये बात जो सुधा है, सुधा की सास सुन रही होती है। फिर वो अपने बेटे को समझाती है और समझाने के बाद जो केशव है वो भी मान जाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाती है। फिर जो केशव है वहाँ पर एक रूम लेता है और रूम लेने के दौरान फिर वो फिर वापस आता है और सुधा को अपने साथ लेकर के जाता है। लेकिन अपने माँ और पिताजी से ये कहता है कि वो जल्द ही एक घर खरीदने वाला है। जैसे ही घर खरीदेगा फिर उसी घर में पूरे परिवार के लोग रहेंगे। पूरे यानी कि माँ, पिताजी, पत्नी और केशव, यानी कि ये चारों लोग रहने वाले हैं। अब इधर तब तक कुछ समय के लिए जो उनकी बेटी होती है, बेटी भी वापस आ जाती है और अपने मायके में आकर के कुछ दिनों तक रहने वाली होती है। क्योंकि जो शादी के बाद जब विदाई होती है तो फिर लड़कियाँ अपने घर से आ जाया करती हैं। तो फिर जो सुधा की जो ननद होती है वो घर पे आकर के रहने लगती है कुछ समय के लिए। इधर सुधा जो है वो मुंबई पहुँचती है। मुंबई पहुँचते ही वहाँ की जो चमक-धमक देख कर के जैसे उसकी आँखें चौंधिया जाती हैं और जो सुधा है वो एकदम खुद को रोक नहीं पाती है, बेचैन सी हो जाती है, वो एकदम खुशी का उसके ठिकाना नहीं होता है। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा होता है और वक़्त के साथ-साथ जो सुधा होती है, सुधा एक दिन अपने फ्लैट पे अकेली होती है और सभी लोगों को दूध की ज़रूरत होती है। क्योंकि चाय बनाने के लिए दूध की तो आम तौर पे सभी लोगों को ज़रूरत होती है। तो एक दिन वो
अपने घर से निकलती है बाजार जाने के लिए, और जैसे ही बाजार पहुंचती है तो फिर वहां पर एक दूध वाले को देखती है। जो दूध वाला होता है वो लगभग 24 से 25 साल का एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम अभय होता है। अभय को देखते ही, यानी कि जो लड़का होता है वो अभय यादव होता है, अभय को देखते ही अभय की मानो खूबसूरती की ये दीवानी हो जाती है। अब मानो कि ये अभय को अपना दिल दे बैठती है। हालांकि वो शादीशुदा होती है सुधा, लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी वो अभय के प्रति झुकने लगती है। अभय के प्रति कहीं ना कहीं उसके मन में प्यार उमड़ने लगता है। अब ऐसे ही जो अभय है, एक दिन वो जो दूध वाला यानी कि अभय होता है, एक दिन सुधा की कॉलोनी से ही जा रहा होता है, तो वो अपने पति यानी कि केशव से कहती है कि हम लोग दूध पैकेट का दूध खरीदते हैं, इसी कॉलोनी में दूध वाला भी आता है, तो क्यों ना मैं उसी से दूध ले लिया करूं, और फिर हम लोगों का जो चाय का है काम, मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, दूध वाला ला करके दूध भी घर पे पहुंचा दिया करेगा। इस पर जो केशव होता है वो बेहद खुश होता है। वो कहता है कि ठीक है, इस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सभी लोग तो उसी से दूध लेते हैं, तो एक काम करो, तुम भी ले लिया करो। अब इस पर जो सुधा होती है वो बेहद खुश होती है। ये सब इतना कह करके अपनी कंपनी में चला जाता है, अपने जॉब पे चला जाता है। इधर जब दूध वाले का ये बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, जब दूध वाला घर पे आता है तो फिर जो सुधा होती है उससे कहती है कि एक काम करो कि तुम मुझे भी दूध दे दिया करो। इस पर जो अभय है वो हल्की सी मुस्कान चेहरे पर रख करके वो कहता है कि बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है कि आप जैसी सुंदर भाभियों को दूध देना। इस पर जो सुधा होती है वो भी हल्की सी मुस्कुराती है, और इन दोनों का बात करने का जो सिलसिला है वो अब धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कुछ समय जब बीतता है तो बीतने के दौरान जो सुधा होती है, इन इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें बढ़ती जाती हैं, और फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जैसे ही नंबर एक्सचेंज होता है, फिर जो सुधा होती है दिन भर घर में अकेली पड़ी होती है, तो वो फिर अभय से इधर उधर की बातें करती है और पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं। ऐसे कर करके ये लोग धीरे धीरे बात करने का जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाती है। 2 मिनट से टाइमिंग ले करके और बढ़ते बढ़ते 20, 30, 40, 50, और ऐसे कर करके इन दोनों के बीच में अब घंटों बातें होने लगती हैं। अब जब भी कभी केशव फ़ोन करता था तो सुधा का फ़ोन हमेशा वेटिंग ही जाया करता था, और जब भी वो सुधा से पूछता था कि आखिर कहाँ बात कर रही थी, तो सुधा हमेशा यही कहती थी वो अपने घर वालों से बात कर रही थी, अपने ननद से बात कर रही थी, अपनी सासू माँ से बात कर रही थी, अपने रिश्तेदारी में बात कर रही थी। अब ऐसे कर कर के वो तमाम बहाने बनाया करती थी। लेकिन अब जो इधर जो दूध वाला होता है यानी कि जो अभय होता है, अभय अब इसके करीब धीरे-धीरे आने लगा था। अब ये जब पूरी कॉलोनी में दूध दिया करता था, दूध देने के बाद फिर ये सुधा के घर आता था, और सुधा के घर आकर के वो दूध देने के लिए डायरेक्ट घर में चला जाया करता था और वहीं पर दूध देता था। फिर उसके बाद घंटों ये बैठ कर के बातें करते थे। लेकिन ये बात करने का जो सिलसिला है, कब नज़दीकियाँ बदल जाता है, कब इन दोनों के बीच में इतनी नज़दीकी आ जाती है कि ये दोनों एक-दूसरे के अंदर समा जाते हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब इधर जब जैसे ही शारीरिक संबंध बनना शुरू होता है, तो ये सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब भी इनको मौका मिलता तो फिर ये अब आए दिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, आए दिन एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। अब ऐसे ही ये जो बात होती है, कहते हैं कि जो आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने पड़ोसियों पे ध्यान बड़ा रखती हैं। अब ऐसे ही सुधा की जो एक पड़ोसन होती है, अब वो जो पड़ोसन है वो बार-बार सुधा के घर पे ध्यान रखती थी। अब ऐसे ये बात पूरी कॉलोनी में धीरे-धीरे फैलने लगती है, और फिर वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि ये जो दूध वाला है, लग रहा है कि दूध वाले का जो इंजीनियर है इसकी पत्नी से अवैध संबंध है। क्योंकि ये दूध वाला उसके घर में जाता है और जाने के लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाद ही निकलता है। अब ये दोनों अंदर पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन जो आदमी होते हैं, आदमियों की बात आदमियों तक पहुँच ही जाती है, तो कहीं न कहीं ये बात केशव तक पहुँचती है कि तुम्हारी जो पत्नी है, इसका किसी के साथ, ये दूध वाला आता है, इसे दूध वाले के साथ इसका अवैध संबंध है। तो कोई खुल के ये बात तो बोलेगा नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में अभय के बारे में केशव को बता दिया जाता है। अब जैसे केशव को ये बात पता चलती है, तो कहीं न कहीं उसका जो शक होता है, ये तो था ही, लेकिन अब लोगों के मुँह से जब सुनना उसने शुरू किया, तो फिर वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, और फिर वो अपनी पत्नी पे नज़र रखने लगता है। फिर उसकी जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक ही काम होता है, या तो वो कंपनी में जाकर के काम कर सकते हैं, या तो फिर वो घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो केशव होता है, केशव वो कंपनी में जाकर के काम करना ज़्यादा प्रेफ़र करता था, क्योंकि वो बेहद मेहनती टाइप का लड़का होता है। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी पे उसको संदेह होता है, तो फिर वो अपने बॉस से वो छुट्टी ले लेता है।
वो कहता है कि वो अब वर्क फ्रॉम होम चाहता है, यानी कि घर पे रह करके वो काम करना चाहता है। उसको 1 महीने की लीव चाहिए, यानी 1 महीने की छुट्टी चाहिए। इस पर जो उसका बॉस होता है, बॉस बेहद अच्छे होते हैं, जिनका नाम श्यामदेव कुशवाहा होता है, और वो बेहद अच्छे व्यक्ति होते हैं और उन्होंने केशव को छुट्टी दे दी। केशव जो है वो अपने घर पे रहने लगा, और लेकिन जैसे ही अब ये केशव घर पे रहने लगता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसको बेचैनी होने लगती है। आखिर बेचैनी भी क्यों ना हो, क्योंकि जो उसका प्रेमी है अब वो उससे मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही अभय छुट्टी लेकर घर माफी चाहता है, जो केशव है घर पहुंचता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज से मैं घर पे ही रहने वाला हूँ, घर पे रह करके मैं जॉब करूंगा, अपना काम करूंगा। ये बात वो सुबह को बताता है, जब उसकी पत्नी पूछती है कि तुम जॉब पे क्यों नहीं जा रहे हो। और उस दौरान उसने, जो केशव ने, अपनी पत्नी का फोन भी ले लिया। पत्नी का फोन लेकर कहता है कि मुझे थोड़ा सा नेट की जरूरत है, मैं तुम्हारे फोन से कुछ काम करना चाहता हूँ, अगर फोन खाली हो तो दे दो। तो पहले तो जो सुधा होती है वो इधर उधर की बातें करती है, घुमाती है फिराती है, वो अपने फोन को देना नहीं चाहती है। लेकिन जो केशव होता है वो बेहद चालाक व्यक्ति होता है, वो इधर उधर वो भी बातें करता है और सुधा से तुरंत फोन ले लेता है। और सुधा को इस बात को बताने का मौका ही नहीं मिलता है अपने प्रेमी यानी अभय से, कि वो बता सके कि उसका जो पति है वो घर पे ही है। अब जिसकी आदत है वो तो आदत रहेगी। अब जो अभय है, वो जब वो दूध देने आता है तो पूरी कॉलोनी में जब दूध दे करके और जब घर में आता है तो सीधा सिटकिनी हट खोलता है, यानी जो आगे का दरवाजा होता है उसको खोलता है, और खोलने के बाद डायरेक्ट वो घर में एंट्री मार देता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो जो देखता है अभय को अभय को वो देखते ही एकदम सन्न सा रह जाता है, एकदम चौंक सा जाता है कि आखिर ये क्या। अभय उसी में जो बरामदा होता है, बरामदा टाइम माफी चाहता है, जो आंगन होता है उसी आंगन में सोफे पे बैठा होता है। हॉल होता है, हॉल में सोफे पे बैठा होता है। वो अभय केशव को देख करके एकदम सन्न सा रह जाता है। कहता है सोच, वो एकदम उसके जो पैर है वो रुक जाते हैं। फिर वो अंदर बोलता है मालकिन मालकिन। फिर जैसे ही सुधा होती है वो अंदर से बाहर आती है और फिर वो दूध लेती है। दूध लेने के बाद जो केशव अभय है वो तुरंत वहां से निकल जाता है। इस पर जो केशव होता है उसको कहीं ना कहीं जो उसका शक था वो यकीन में बदल जाता है, और दूध वाले से भी वो पूछते हैं कि तुम डायरेक्ट अंदर कैसे चले आए, तुम्हारी इतनी तुमको दरवाजा बाहर से खटखटाना चाहिए, आदमी अंदर घर में कैसे है, कैसे किस अवस्था में है, तुम बिना बोले डायरेक्ट अंदर से कैसे चले आए। पत्नी को भी डांटता है और उसको बार बार ये बात समझाता है कि दूध वाला या फिर कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर आने ना पाए। इस पर जो सुधा होती है वो कहती है ठीक है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, सुधा की अंदर की जो बेचैनी होती है वो बढ़ती जाती है। केशव घर पे ही होता है और उसको अभय से मिलना होता है। अब वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही जैसे वक्त गुजरता है वो अब बहाना करते वो कहती है कि वो मायके जाना चाहती है कुछ समय के लिए। और जो लड़का है वो कहता है कि, यानी कि जो केशव कहता है तुम यहाँ पे से मायके कैसे जाओगी, आप मायके जाने में तुमको कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब गाँव जाओगे, गाँव से फिर मायके जाओगे। फिर वो बहाना बनाती है, कहती है कि ठीक है। फिर अगले दिन कहती है कि उसको अपनी एक सहेली के यहाँ जाना है और उससे मिलना है। इस पर जो लड़का है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, यानी कि जो केशव वो कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ। लेकिन उसको अपनी पत्नी पे तो शक था ही, लेकिन वो जो केशव की पत्नी होती है सुधा, सुधा तो जाती है मिलने के लिए, और मिल करके जैसे वापस आती है तो जो उसका बेटा होता है, एक शादी के दौरान मैं बताना भूल गया था, एक उसका बेटा भी होता है। बेटा बता देता है कि वो पूछता है कि बता तुम कहाँ गई थी। तो इसके दौरान जो उसका बेटा होता है कहता है कि जो दूध वाले अंकल आते हैं वो मम्मी उन्हीं के पास सोई हुई थी, मम्मी के पास मम्मी के जो कपड़े थे वो अंकल हटा दिए थे। अब जब इस बात को केशव सुनता है तो मारे गुस्से में एकदम लाल हो जाता है। इसी दौरान दूध वाला भी घर में आ जाता है दूध देने के लिए। खिड़की से माफी चाहते दरवाजे पे बेल बजाता है, तब तक दूध वाला आता है। दूध वाले को केशव अंदर लेता है, और अंदर लेने के बाद फिर उसको डांट फटकार लगाता है, उससे बातचीत करने लगता है। अब इसी दौरान जो लड़की है सुधा केशव को मारने के लिए अभय से इशारा करती है कि तुम इसको मारो। इस पर जो अभय होता है एक अपने ही बाल्टे से केशव के सर पर मार देता है, और जैसे ही मारता है केशव वहीं पर गिर जाता है, और जो अभय वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन इस पर जो पत्नी होती है सुधा, उसे कहती है कि मैंने तुमको बस नॉर्मल मारने के लिए कहा, तुमने तो इसकी जान ले ली। अब इतने में ही अभय वहां से भाग खड़ा होता है। तब तक जो केशव होता है उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं, आस पड़ोस के लोग भी जमा होने लगते हैं। फिर आनंद फानंद में केशव को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर उसकी जो हालत है बेहद गंभीर हो जाती है। लेकिन जैसे ये हालत गंभीर होती है, कहीं ना कहीं जो केशव है, माफी चाहते हैं, जो केशव है, केशव की हालत गंभीर होती जाती है, और फिर केशव इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। जैसे इस बात की जानकारी
परिजनों को मिलती है, परिजन तुरंत मौके वहाँ पर पहुँचने की प्रयास करते हैं, लेकिन दूरी इतनी होती है कि फिर वो कुछ कर नहीं सकते थे। इधर जो केशव की पत्नी है, वो वहाँ से फरार होने के फिराक में थी, लेकिन लोगों ने तब तक उसको पकड़ लिया था, क्योंकि लोगों को, कॉलोनी के लोगों को उसके बारे में पता होता है। मौके पर पुलिस भी आती है और पुलिस आती है तो फिर सुधा को वो अरेस्ट करती है और सुधा के ज़रिए उस दूध वाले को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हालाँकि यहाँ पर एक लड़की ने इतना घिनौना काम किया, इतना गंदा काम किया कि एक परिवार का जो चिराग है उसी उसी को उजाड़ दिया और फिलहाल जो बेटा है अब तो वो अनाथ हो ही गया, क्योंकि माँ जेल चली गई और पिता इस दुनिया को छोड़ के चला गया। पिता को बेटे को, यानी जो छोटा बेटा बेटा होता है जिसका नाम कार्तिक होता है, कार्तिक को उसके दादी और बाबा के हवाले कर दिया गया। फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी, क्योंकि जो लाइट है, लाइट कट गई थी तो ये थोड़ा-सा बाहर की, यानी सूर्य की लाइट आ गई है, तो इस प्रकार से थोड़ा-सा वीडियो आपको डिप दिख रहा होगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।